आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है कि बुजुर्ग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जवान घरों में है। लड़ाई लड़ेंगे कैसे? आप कब तक लड़ोगे? आपके शरीर में ऊर्जा कितनी बची है? उसके बाद भी आप अपनी भूमिका तो निभा रहे हो। इस भूमिका के अंदर एक बहुत भारी कमी है। जब आप घर से निकलते हैं, आपके बच्चे, आपके पोते पोती जवान हो गए हैं, आप क्या उनको आपको लेके सामने प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए? अगर आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपने पोता पोती को लेकर इस तरह प्रोग्राम के अंदर नहीं आएंगे तो आपके बच्चे इंस्पायर होने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई बेहद जटिल और कठिन हो गई है। 3500 साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा के लड़ी और हजारों साल की गुलामी से हमारे लोगों को आजाद करा दिया। लेकिन आज इस आजादी को बरकरार रखने के लिए जो हमें और आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी हम लोगों ने निभाई नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग अपने समाज को धोखा दे रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं, अपने आने वाले बच्चों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जो अकेला एक व्यक्ति अपनी विद्वता से, अपनी कलम से, अपनी काबिलियत से अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर कर जो हमें देकर गया था, हम सारे लोग मिलकर भी उसको भी बचा कर न रख पाए। धीरे धीरे आपका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही अब। और जो सरकारी संस्थान उपक्रम थे भारत सरकार के अंदर बैठे हुए नेताओं ने सोची साजिश के तहत धीरे धीरे भारत सरकार के उपक्रमों को बेच दिया है। और जो जो भारत सरकार का उपक्रम बिक गया, वहां से छांट छांट के हमारे लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। तो नौकरियां है नहीं। कहने को कहते हैं SC ST OBC का रिजर्वेशन 49.5% है, लेकिन हकीकत जानते हो क्या है? हकीकत जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, रोस्टर पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। आज जो पहले 40 पॉइंट रोस्टर था, उसके बाद 200 पॉइंट रोस्टर आया, 13 पॉइंट रोस्टर आया। मतलब धीरे धीरे रोस्टर का एक ऐसा खेल चला, अगर किसी एक विभाग में 11 वैकेंसी निकलती है तो 11 में से 2 वैकेंसी OBC को जाती है, 1 SC को जाती है, 7 जनरल को जाती है, 1 EWS जनरल को जाती है। यानी टोटल 11 में से 8 वैकेंसी जनरल कैटेगरी को, 2 OBC को, 1 SC को और ST को 0। तो 13 में से 8 वैकेंसी जनरल को चली गई, तो कितना % रिजर्वेशन जनरल का हो गया? और SC ST OBC तीनों को मिला के जिनकी जनसंख्या 85% है, उनको कितना मिला? 85% को मिल रहा है 25 और 15% को मिल रहा है 75। कितना बड़ा धोखा ये पिछले 40-50 सालों के अंदर हमारे समाज के युवाओं के साथ हो रहा है। क्या इस पे किसी का ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? मतलब हजारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ दी, जो धर्मशास्त्रों में लिखकर धार्मिक बंदिश लगाकर हजारों साल तक हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने से दूर रखा, हजारों साल तक धार्मिक बंदिश लगाकर हमारे लोगों को व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगाकर दूर रखा, हजारों साल तक धार्मिक बंदिश लगाकर हमारे लोगों को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा। न संपत्ति आई, न हमें पढ़ने दिया, न हमें व्यापार करने दिया। इसकी वजह से हमारे लोग हजारों साल गुलाम रहे, हजारों साल। और उसके बाद जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाकर हमारे पढ़ने लिखने के, व्यापार के, संपत्ति के सारे रास्ते तो खोल दिए, लेकिन इसके साथ साथ जब वो संविधान लिख रहे थे तो संविधान में लिखते वक्त उन्होंने सोचा भारत में डेमोक्रेसी लेकर आनी है, और डेमोक्रेसी में सरकार को जनता चुनेगी, तो जनता को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जब संविधान सभा के बीच में इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार जो बड़े पूंजीपति इनकम टैक्स पे करते हैं केवल उनको मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार बड़े पूंजीपतियों के साथ साथ जो ग्रेजुएट हैं उनको मिलना चाहिए।
और कुछ लोग इस फेवर में थे जो बड़े जमींदार हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे ही करने वाले बड़े उद्योगपतियों को मिला होता, बड़े जमींदारों को मिला होता, बड़े ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट हैं बच्चे उनको मिला होता, तो हमारे समाज के लोगों को जिनको धर्म शास्त्रों में लिखकर, जिनको पढ़ने लिखने से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, इसकी वजह से ना तो वो इनकम टैक्स पे ही बन पाए, ना वो ग्रेजुएट बन पाए, ना वो जमींदार बन पाए। इसका मतलब हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं था। और अगर हमारे लोगों को वोट का अधिकार ना मिला होता तो क्या कोई भी नेता हमारे घर पे हमारे हालचाल पूछने आता? क्या हमारी बस्तियों में कोई विकास होता? क्या हमारे बच्चों को कोई नौकरियां मिली होती? क्या हमारे लोग सांसद, विधायक, मंत्री ये सब जो बन पाए वो बन पाते? कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वहां अड़ गए, संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया, संविधान सभा के सदस्यों को कन्विंस किया कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे ही कोई नहीं, केवल ग्रेजुएट को ही नहीं, केवल जमींदारों को ही नहीं, वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से दिया जाए। और उन्होंने संविधान सभा को कन्विंस करके सबको वोट का अधिकार दिलवा दिया। ये वोट का अधिकार ही है कि बड़े से बड़ा नेता चाहे 5 साल तक ना पूछे पर कम से कम चुनाव के दौरान तो हाथ जोड़कर हमारे घर पे आता है, हमारी झुग्गी में आता है, और सरकार बनने के बाद कम से कम कुछ योजनाएं तो हमारे समाज के विकास की बनती है। लेकिन अगर वोट का अधिकार ना मिला होता, सरकारों को चुनने में हमें हमारी भागीदारी ना हुई होती, तो हमारा कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करके हमारे विकास के रास्ते बना कर गए, वो रास्ते धीरे धीरे पिछली सरकारों ने साजिश के तहत बंद कर दिए। पहले तो धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए, जबकि हमारा जो स्टडी है वो ये बताती है, हमने जो सर्वे किया वो ये बताता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अंदर जितने भी जजेज हैं वो 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। देश में जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर्स हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, वो 99% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन थी। और उन्होंने देखा कि इन्हीं सरकारी स्कूलों में डॉक्टर अंबेडकर के दिए शिक्षा के अधिकार की वजह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चे भी पढ़ लिख कर आकर आज डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बन रहे हैं। इनके पास बोलने की ताकत आ गई है। जो हजारों साल तक बेजुबान गूंगे बहरे थे, जिनकी बेटियों की इज्जत लूट जाती थी तब भी कुछ नहीं बोलते थे, जिनका अगर बोल दिया तो गांव के गांव जला दिए जाते थे, ऐसे समाज के पास बोलने की जुबान कहां से आ गई? उनके पास इतनी ताकत कहां से आ गई? आजकल एट्रोसिटीज एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं, ओवर टाइम मांग रहे हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ने लगे हैं। उनको समझ आया कि वोट, ये इनको जो ताकत बोलने की आई है, ये पढ़ने लिखने की वजह से ज्ञान आया है और ज्ञान की वजह से बोलने की ताकत आई है। और जो नौकरियां मिली हैं सरकारी रिजर्वेशन से, उसकी वजह से घर में कुछ पैसा भी आया है। पैसा आया तो खुशहाली आई, खुशहाली आई कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया तो बोलने की ताकत आ गई। तो उन्होंने सोचा अब इनके पढ़ाई लिखाई के रास्ते भी बंद करने हैं, इनके नौकरियों के रास्ते भी बंद करने हैं। सोची सजी साजिश के तहत उन्होंने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। और आज प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में बच्चे की साल भर की अगर फीस आप देखोगे, उसके सारे खर्चे जोड़कर देखोगे, एक बच्चे की पढ़ाई के लाखों रुपए चाहिए। और हमारे 99% लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए साल का खर्चा एक बच्चे की पढ़ाई का उठाने के लिए सक्षम नहीं है। मजबूरी में वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो एक तरफ सरकारी स्कूलों को कमजोर किया, जहां 100 टीचर चाहिए वहां 40 टीचर है, 30 टीचर, 50 टीचर है, पढ़ाई का वातावरण नहीं है। और साथ में नो डिटेंशन पॉलिसी बनाई, किसी भी बच्चे को ऐसी पास कर दो, फेल मत करो, पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास, 9वीं में एग्जाम लो, सिखाया उसे कुछ है नहीं, पढ़ाया उसे कुछ है नहीं, पेपर में वो फेल हो जाता है, तो कानून बना दिया जो 9वीं में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। तो ये साजिश हमारे समाज को केवल रोकने के लिए साजिश रची गई। सारे सरकारी संसाधन बेचकर प्राइवेटाइज किए गए ताकि हमारे लोग नौकरियों में ना आए। तो एक तरफ पढ़ाई छीन ली, एक तरफ नौकरी छीन ली और एक ऐसा षड्यंत्र रच दिया जिसकी वजह से हमारे लोग नौकरियों में आने बंद हो जाए और वो दोबारा से मजदूर हो जाए। और जब वो मजदूर बन जाएंगे तो दोबारा से गुलाम बन जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने आने वाले बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों से नजर मिला पाओगे? क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं?
आज भी मूंछ रखने मात्र पर, सुंदर दिखने पर हमारे युवाओं की हत्या कर दी जाती है। आज भी घोड़ी पर बारात निकालने पर हमारी बारातों को डिस्टर्ब किया जाता है, हमला किया जाता है, सामूहिक बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है, जुल्म के खिलाफ बोलने पर गांव के गांव जला दिए जाते हैं। आज भी ये चल रहा है। ये कैसी आजादी है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी आजादी का सपना ना देखा था। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी आजादी का सपना ना देखा था। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो जीतकर संसद में, विधानसभाओं में तो जाते हैं, लेकिन समाज के दुख दर्द को, उनके मुद्दों को मजबूती के साथ संसद में नहीं उठाते, विधानसभाओं में नहीं उठाते, गुलाम बन के बैठ जाते हैं। हमारे लोगों का हक अधिकार मर रहा है, लगातार उत्पीड़न जारी है, लेकिन हम हैं कि मस्त हो गए, नौकरी लग गई, अपने बच्चे, बीवी बच्चे भी बस घर तक सीमित हो गए। ये घर तक सीमित होकर काम चलने वाला नहीं है। आप ये समझ लीजिए, जो नफरत की आग पूरे देश में चल रही है, जो जाति और धर्म के नाम पे पूरे देश में उन्माद बढ़ रहा है, ये आग एक दिन एक एक घर को जला के राख कर देगी। जो लोग सोच रहे हैं हम अपने घर में सुरक्षित हैं, ये तो पड़ोसी का घर जला है, उसे पता भी नहीं चलेगा कब में पड़ोसी की घर की आग आपके घर को भी जलाकर राख कर देगी। हमें अपने समाज को बचाना है, अपने समाज के बच्चों का भविष्य को बचाना है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना है। लेकिन इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो सबसे बड़ी बाधा यह है कि वो जो शोषणकारी लोग हैं, जिन्होंने जातियों को बनाया, जाति बनाने की वजह से वो तो फायदे में रहे, लेकिन जिनको छोटी छोटी हजारों जातियों में बांट दिया, उनको इतना तोड़ दिया, वो लोग एकजुट ना हो पाए। आज हम लोग, कोई लिख रहा है द ग्रेट चमार, कोई लिख रहा है द ग्रेट वाल्मीकि। इसका मतलब हम लोग उसी अपने जाति को महान बताकर इसी जाति व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो जाति व्यवस्था हमारे लोगों को गुलाम बना रही है, कमजोर बना रही है, आपस में तोड़ रही है, टुकड़े टुकड़े में बांट रही है। हम इस लड़ाई को एकजुट होकर तो लड़ सकते हैं, लेकिन जातियों में बटे रहेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। जब तक जातियां रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा, और जब तक हम अपनी जातियों को मजबूत करते रहेंगे तब तक हम जातिगत उत्पीड़न का शिकार होते रहेंगे। हमें इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा था, जिस तरह अनेकों नदियां जाकर समुद्र में गिरने के बाद वो अपनी पहचान खो देती हैं, समुद्र कहलाती हैं, उसी प्रकार हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी लोग मिलकर, चूंकि जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न है, हम सब जातियों को छोड़कर अब बुद्ध के धम्म में चलते हैं, जहां सबके लिए समता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, स्वतंत्रता हो, सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हो, जहां हम सब लोग एक मानव की दृष्टि से, एक इंसान के रूप में पहचाने जाएं, एक जाति के रूप में ना पहचाने जाएं। लेकिन हम लोग ऐसे